स्टार्ट कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्वालिटी मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कैसे क्वालिटी का मैनेजमेंट किया जाए और परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए, आज इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ द पॉइंट इज इंट्रोडक्शन टू हेल्थ केयर क्वालिटी। Definition is key. Quality in healthcare is the degree to which health services increases the likelihood of desired health outcomes and are consistent with current professional knowledge. क्या होता है कि जो अगर आपको क्वालिटी हेल्थ केयर देना है, उसको मेंटेन करना है और हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाना है, तो likelihood desired health outcomes are consistent with current professional knowledge. जो current professional knowledge है उसको धीरे धीरे करके एनहांस करें और एक स्टैंडर्ड वे में लेके आए जिससे आपको लोग पसंद करें, आपकी सर्विसेज को पसंद करें, आपकी जो वे ऑफ वर्किंग है उसको पसंद करें और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी है, जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसको पसंद करें, जिससे क्या होगा कि आपकी जो सर्विसेज है उसको और दूर तक फैलने में हेल्प मिलेगी। वाई क्वालिटी मैटर्स? क्वालिटी मैटर क्यों करती है? पेशेंट सेफ्टी एंड बेटर आउटकम्स। पहली चीज पेशेंट की सेफ्टी और बेटर आउटकम के लिए। दूसरा, रिड्यूस मेडिकल एरर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। मेडिकल एरर्स को कम कर सकें और कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकें, इसलिए जरूरी है। एनहांस्ड पेशेंट सेटिस्फेक्शन एंड एक्सपीरियंस। पेशेंट का सेटिस्फेक्शन और अपने एक्सपीरियंस को अपग्रेड करने के लिए। एफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, और जो आपके पास संसाधन हैं उन संसाधनों को किस तरीके से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सेलेक्टिव ही लोग हैं किसी सर्विस को देने के लिए, लेकिन उतने में से ही आप कैसे उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस ले सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा रिसोर्स की जरूरत भी ना पड़े, यही सबसे बेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड एक्रीडिएशन। अगर हॉस्पिटल्स आपके बड़े लेवल पे होते हैं तो आपको रेगुलेटरी कंप्लायंस काफ़ी ज़्यादा फॉलो करने होते हैं और साथ में एक्रीडिटेशन भी होता है, आप NABH से एक्रीडिटेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। ये सब जरूरी है। कोई भी संस्था खोली जाती है तो उसकी रेपुटेशन बहुत बड़ी चीज़ है, एक जो स्टैंडर्ड बना के चलती है उसको फॉलो करके, और सर्वाइवल के लिए कॉम्पिटिटिवनेस बहुत जरूरी है। फिर कॉस्ट रिडक्शन एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, और अगर हम एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में हेल्थ केयर क्वालिटी को मेंटेन करते हैं तो कॉस्ट रिडक्शन भी होगा और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी होगी। हमारे पास जितने संसाधन हैं, जितना फंड है, उसके हिसाब से हम चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। तो अगर चीज़ें स्ट्रीमलाइन हैं, एक तरीके से प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड है और वेल मैनर्ड वे में अगर हम फंक्शंस करते हैं तो हमें उन चीज़ों से बेस्ट आउटकम मिल सकता है। ये चीज़ को समझना है। कोर प्रिंसिपल क्या है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज नॉट डेस्टिनेशन बट ए कंटिन्यूअस जर्नी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि एक बार कर लिया तो आपका पूरा हो गया, नहीं। इट्स अ डेस्टिनेशन बट ए कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट। आपकी संस्था या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सीखने और विकसित होने दोनों चीज़ों की क्षमता होती है। अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यूअस फॉर्म में करेंगे तभी बेटर है, एक जगह पे आके स्टैटिक नहीं है। ठीक है। 6 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ केयर क्वालिटी: सेफ, एफिशिएंट, पेशेंट सेंटर्ड, टाइमली, एफिशिएंट एंड इक्विटेबल। ये 6 फैक्टर हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्वालिटी मेंटेन। अवॉइडिंग हार्म टू पेशेंट्स फ्रॉम केयर दैट इज इंटेंडेड टू हेल्प देम। अगर कोई चीज़ उनको हार्म पहुंचाती है, अवॉइडिंग हार्म टू पेशेंट्स फ्रॉम केयर दैट इज इंटेंडेड टू हेल्प देम। मान लीजिए अगर कोई चीज़ ऐसी है जो उनको हेल्प कर रही है लेकिन उनके लिए हार्मफुल है तो उसको दूर करें। दूसरी चीज़ इफेक्टिव, प्रोवाइडिंग सर्विसेज बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज टू दोज हू कैन बेनिफिट, और उनके लिए ऐसी चीज़ यूज़ करें जो उनके लिए उनको बेस्ट सर्विसेज के फॉर्म में हो और साइंटिफिक वे में उस चीज़ का बेस्ट रिस्पॉन्स मिल सके। ऐसा नहीं हो कि हमको उसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं और हमने उसको अप्लाई किया तो फिर उसका इफेक्ट नहीं अगर सही आता है तो फिर वो चीज़ करने का कोई मतलब नहीं है। तो इफेक्टिव हो इसके लिए साइंटिफिक नॉलेज वहाँ पर होना जरूरी है। नेक्स्ट, पेशेंट सेंटर्ड, और जो भी प्रोसेस करें, जो भी सर्विसेज दें, जो भी केयर करें, वो हमेशा पेशेंट सेंटर्ड ही होनी चाहिए क्योंकि सारा अप्रोच हम पेशेंट के लिए तो कर रहे हैं। इसलिए ये ध्यान करेंगे कि प्रोवाइडिंग केयर दैट इज रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिव टू इंडिविजुअल प्रेफरेंस, नीड्स एंड वैल्यूज। और जिस पेशेंट के साथ हम ये चीज़ें करते हैं उसकी रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिव, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान देना है। साथ में प्रेफरेंसेस, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है? अगर कॉन्शियस है पेशेंट तो उसकी प्रेफरेंसेस, नीड्स, क्या आवश्यकताएं हैं और
उसकी वैल्यूज क्या है इनका भी ध्यान रखें। कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट दो तीन चीजें हैं। पहली चीज क्वालिटी प्लानिंग, दूसरी बात है क्वालिटी कंट्रोल और थर्ड है क्वालिटी एश्योरेंस। इसी पे सब कुछ टिका हुआ है, ये बात समझ लीजिएगा। पहली चीज क्वालिटी प्लानिंग, डिफाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इससे क्या होता है कि ये क्वालिटी को डिफाइन करता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है। ये एस्टैब्लिश करता है पॉलिसीज को और प्रोसीजर्स को, आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करता है और उनके एक्सपेक्टेशंस को भी आइडेंटिफाई करता है। रिसोर्सेज एलोकेशन करता है फॉर क्वालिटी इनिशिएटिव, रिसोर्स एलोकेट करता है ताकि क्वालिटी इनिशिएटिव लिया जा सके। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस ये दो सबसे अहम चीजें होती हैं किसी भी सेगमेंट में, किसी भी फील्ड में। तो पहली चीज है क्वालिटी कंट्रोल, मॉनिटर एंड मेजर परफॉर्मेंस। अगर हम चीज़ों को मॉनिटर करेंगे और मेजर करेंगे परफॉर्मेंसेस को। दूसरा इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, इंस्पेक्ट करें और टेस्ट करें, आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स एंड डेविएशंस, डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें और कोई भी अगर जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उससे कोई डेविएशन हो रहा है, उससे बदल के कोई चीज़ हो रही है, उसको भी नोटिस करें। इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शंस, और जो भी इसके लिए करेक्टिव एक्शंस की जरूरत है, अगर स्टैंडर्डाइजेशन से कोई चीज़ डेविएट हो रही है तो वहाँ पे उसको ठीक करने के लिए सारे मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। ये चीज़ क्वालिटी कंट्रोल में है। नेक्स्ट, क्वालिटी एश्योरेंस में सिस्टमैटिक एक्टिविटीज टू इंश्योर स्टैंडर्ड्स। एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होनी चाहिए। कोई भी प्रोसीजर हो तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग हो, एसओपी उसकी हो, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो, इसका ध्यान रखें। प्रोसेस इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन, जो प्रोसेस हो रहा है उसका इवैल्यूएशन हो, मूल्यांकन हो और उसको वैलिडेट भी करें कि ये भाई ऐसे ही होनी है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, ये हमारा प्रोटोकॉल यही है। नेक्स्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स हो, बाहर से भी और अंदर से भी जो भी चीज़ें हुई हैं अभी तक उसका ऑडिट हो, मतलब एक तरीके से पूरी चीज़ों का रिव्यू, आकलन हो कि क्या सही था क्या गलत था। अगर उसमें कोई भी चीज़ें निकल के आती हैं उसके अकॉर्डिंग उसको एनालिसिस करें और उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करें, उसको ठीक करने के लिए। फिर कंप्लायंस वेरिफिकेशन, जिसको जो इंस्ट्रक्शंस मिले किसी भी लेवल पे फ्रॉम 0 to 100, उनका कंप्लायंस प्रॉपर था कि नहीं था उसको वेरीफाई करें, क्योंकि कंप्लायंस अगर वेरीफाई नहीं होगा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और या उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट होगी। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी को सेट करने के लिए कंप्लायंस का वेरिफिकेशन जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये चीज आप नोट कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड PDCA साइकिल, फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ये बेसिकली प्लान, डू, चेक और एक्ट। P for plan, D for do, C for check and K for act। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए आप कहीं पे भी काम करें, किसी भी जगह, ये एक बेसिक फॉर्मूला आप समझ लीजिए। इसको आप अपने जीवन में भी किसी भी काम में इसको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी काम करना होता है, सबसे पहले प्लान करते हैं, प्लान करके फिर उसको करते हैं, करने के बाद फिर उसको चेक करते हैं ठीक है कि नहीं, फिर अब उसके क्या क्या उसके चीज़ें निकल के आई, क्या ठीक रहा क्या गलत हुआ, क्या हमसे सही काम हुआ कि नहीं हुआ, इसमें ये इश्यूज आए, ये क्या क्या बातें हुई, वो सारा चीज़। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम प्रॉपरली रिव्यू कर सकते हैं अपनी सब चीज़ों। तो पहला है प्लान, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, एनालाइज द प्रॉब्लम, डेवलप हाइपोथेसिस, डिफाइन सक्सेस मैट्रिक्स एंड क्रिएट एक्शन प्लान्स। ये सब पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप अपना प्लान बना सकते हैं। नेक्स्ट, डू में क्या है, इम्प्लीमेंट द प्लान। अब जो प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट करिए। टेस्ट ऑन स्मॉल स्केल, छोटे स्केल पे पहले करिए टेस्ट अपने काम, मतलब अपने प्लान को इम्प्लीमेंट मतलब होता है कि क्रियान्वयन करें। अब मान लो जो आपने प्लान बनाया, मान लिया आपने कहा कि उनको अपना फिजियोथेरेपी का काम करना है, तो फिजियोथेरेपी का आपने एक सेंटर बनाया, आपने उसको बेसिक स्ट्रक्चर्स कर दिए, तैयार कर दिया, अब आपने उन चीज़ों को करने के लिए स्टार्ट किया। तो आप एक साथ तो सारे लेक्चर्स नहीं स्टार्ट कर देंगे ना, सारे तरीके की फिजियोथेरेपी तो नहीं करने लग जाएंगे, तो आप सिलेक्टिव ही तो शुरू करेंगे, 2-3-4 जिसमें आप कमांड है और जिसको आप अपने पास फैसिलिटेट कर सकते हैं, जिसकी फैसिलिटी आपके पास है, या जिसको खुद आप सर्विस दे सकते हैं। मान लीजिए आप नया स्टाफ अभी नहीं रख पा रहे, अकेले ही कर रहे हैं, तो स्मॉल स्केल पर ही तो शुरू करेंगे। एक साथ बोला नहीं साहब हम सारा कर लेंगे, तो स्टाफ कहाँ से लाएंगे, फिर फैसिलिटी कहाँ से लाएंगे, डिवाइसेस कहाँ से लाएंगे।
तो या तो आपके पास सब है तो आप प्लान बी में आइए, फिर उस हिसाब से करिए, लेकिन वहाँ फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और बहुत सारी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आपके साथ जुड़ेंगे। फिर इमीडिएट बेसिस पे तो आपको वो सब चीज़ तुरंत तो सब भीड़ तो आ नहीं जाएगा कि ढेर सारे लोग आ गए और फिजियोथेरेपी करा, टेक टू पॉइंट। तो हमेशा शुरुआत स्मॉल स्केल से, दैट इज अ बेस्ट पॉलिसी। क्योंकि एक साथ आप बड़ा कुछ कर देंगे तो कोई जरूरी नहीं कि सब सक्सेसफुली इमीडिएट आपके नाम पे आ जाएगा कि सब लोग खुदा और सब लोग चले चलो, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। It's not so easy at all what we think. So that we have to be wise in that take part कि हमें हमेशा स्मॉल स्केल पे ही टेस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्शंस टेकन, जो भी आपने एक्शंस लिए वो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई भी आता है तो उसके सिस्टमेटिक आप कुछ नोटिंग्स तो करेंगे, पेशेंट कौन आया, नाम, एज, सेक्स क्या था, कहाँ से आया, क्या उसकी कंप्लेंट्स थी, क्या क्या हमने उस पर किया, क्या रिकवरी हुई, बेसिकली ऑल डॉक्यूमेंटेशन, क्या फीस क्या जमा करी, वो सारा चीज़ आपका पार्ट है। डॉक्यूमेंट एक्शन टेकन, कलेक्ट डेटा, वो सारा डेटा कलेक्ट करें, फिर रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्व करें रिकॉर्ड्स को, फिर चेक करें, एनालाइज रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट्स हैं उसको एनालाइज करिए, आकलन करिए पूरा, कंपेयर टू प्रेडिक्शन, हमने जो प्रेडिक्शंस किए थे क्या वैसे ही है कि कुछ अलग आ रहा है, फिर समराइज लर्निंग, उन चीज़ों से सीखिए, फिर रिव्यू डेटा, जो भी डेटा है उसको रिव्यू करिए। रिव्यू करने में कि मान लो 1 महीने में आपके पास 10 मरीज हैं, अब इसके बाद इसमें इस तरीके के केस ज़्यादा थे तो हम इस चीज़ पे ज़्यादा कमांड करें क्योंकि इस तरीके के पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं तो हम इस पे फोकस अभी ज़्यादा करेंगे, ठीक, और उस पर हम और ज़रूरत है तो और फैसिलिटेशन कर देंगे ताकि जो है वो वापस भी ना जाए और चीज़ें उसको सर्विसेज भी अच्छी भी क्वालिटी भी। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई गैप्स, उन चीज़ों की पकड़ देखेंगे, उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जहाँ पे वो चीज़ें छूट रही हैं, जो हमसे मिस हो रही है, जो लैप हो रही है या जिनके कारण से हमारे पेशेंट्स आ तो रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहे, वो सब चीज़ की असेसमेंट करना है। या हमसे कहीं कोई कमी हो रही है, या हमारे वर्किंग में कोई कमी है, या हमारे बिहेवियर में कोई कमी है, या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी है, या हमारे जो मशीनरी है उसमें कोई कमी है, या हमारा जो बाहर से ही एंट्री है वहीं से कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जा रही हैं, या जाते वक्त फीडबैक कुछ गड़बड़ हो रहा है। पैसा भी तो ज़्यादा हो सकता है। देयर आर सो मेनी, मैंने कहा एक फैक्टर नहीं होता बेटा, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स वी हैव टू असेस and that should be very honest and fair। जब भी चेक होगा तो ऑनेस्टली होगा और फेयर होगा, ये बात याद रखिएगा। अगर आपने अपने चाहे वेंचर में काम करें चाहे किसी और के वेंचर में काम करें, आपको ऑनेस्टी और फेयर मीन होना ही, क्योंकि अगर जो रिपोर्ट्स यहाँ से बनती जाएंगी उसी पे तो आगे एक्ट होगा। अगर यहाँ से कोई चीज लूप होल छूट जाएगा एक्शन कैसे सही हो जाएगा? जी जी, ठीक है। नाउ द स्टैंडर्डाइज इंप्रूवमेंट, आप जो स्टैंडर्डाइज चीजें की हैं उनको और इंप्रूव करिए। इम्प्लीमेंट ब्रॉडली, बड़े स्केल पे आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। कम्युनिकेट चेंजेस, जो आपके पहले के जितने कम्युनिकेशंस थे उनको अगर हो तो थोड़ा और अपग्रेड करिए और बेटर करिए और थोड़ा सा चेंज करिए। फिर स्टार्ट न्यू साइकिल, और एक नई साइकिल स्टार्ट करिए, फिर से नए सिरे से काम शुरू करिए। फिर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, और ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं आगे बात करिए सब चीज़ें। अब ये वाला नहीं करना है लेकिन बाकी फिर चीज़ों में इम्प्रोवाइज करते रहना है। बात समझ में आई? जी सर। नेक्स्ट इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, क्लिनिकल क्वालिटी इंडिकेटर्स, मॉर्टेलिटी रेट्स, मतलब डेथ का जो रेट है वो, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन रेट, अगर हॉस्पिटल से अगर कोई पेशेंट ठीक आता है और अगर उसको हॉस्पिटल में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसको एक वर्ड बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। हाँ, नोज़ोकोमियल, ठीक है। तो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन अगर होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी संस्था की ही, क्योंकि पेशेंट तो भाई ठीक है, वाली को ब्रेन हेमरेज का पेशेंट है ठीक ठाक, अच्छा खासा ठीक है, पेशेंट वेंटिलेटर हुआ, मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला उसको लंग इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया या किडनी इन्फेक्शन हो गया, भाई कहाँ से? हम तो खाली आए थे ब्रेन हेमरेज की मैनेजमेंट के लिए, दैट इज नॉट नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक। फिर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन रेट, जहाँ पे सर्जिकल साइट है वहाँ से कोई आपके क्या इन्फेक्शन के रेट हैं, मेडिकेशन एरर रेट्स क्या है, पेशेंट फॉल रेट्स क्या है, पेशेंट कम क्यों हो रहा है उस पर। फिर री एडमिशन रेट्स, जो पेशेंट एडमिट हुए वो री एडमिशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या उनमें प्लस है या माइनस है 30 डेज का। एडवर्स इवेंट फ्रीक्वेंसी, अगर कोई एडवर्स इवेंट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, चाहे पेशेंट से रिलेटेड क्लिनिकल या फिजिकल या किसी और तरीके, उनका भी रिपोर्टिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, पेशेंट एक्सपीरियंस इंडिकेटर्स, पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर बहुत जरूरी है।
फिर कंप्लेंट रिजोल्यूशन रेट्स, जितनी कंप्लेंट महीने भर में आई उसको हमने कितना रिजोल्यूशन किया। रिजोल्यूशन मतलब पूरा पूरा समाधान होना चाहिए, खाली ये नहीं कि एक आदमी सेटिस्फाई हो गया एक नहीं हुआ। कंबाइंड फॉर्म में सोल्यूशन उसका होना चाहिए, रिजोल्यूशन होना चाहिए। पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम, पेशेंट से रिलेटेड आउटकम क्या है, नेट प्रोमोटर स्कोर्स क्या है, जो भी प्रोमोटर्स का स्कोर है वो क्या है, ये सारी चीज के साथ साथ फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, बेड ऑक्यूपेंसी, इमरजेंसी डिपार्टमेंट वेट टाइम्स, सर्जिकल टर्नआउट टाइम्स, अपॉइंटमेंट वेट टाइम्स। एक्चुअली क्या है, ये जो पांचों पॉइंट लिखे हैं, ये पांचों पॉइंट में सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब भी कभी पेशेंट आपके पास आता है उसको इमीडिएट बेसिस पे अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उससे रिलेटेड जो उसकी जो पॉइंट्स हैं, जो उसके इश्यूज हैं, जो उसके मैटर हैं, उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करें और थोड़ा सा 2 मिनट समय दे करके सुन ले, समझ ले, फिर उस पर एक्ट करें, देन यू विल सी अगर कंडीशन प्रॉब्लमेटिक भी है तो अटेंडेंट और बाकी फैमिली आपके साथ कोऑपरेट करेगी और कोऑर्डिनेट भी करेगी। लेकिन अगर आपने उनको ही एड्रेस नहीं किया, पेशेंट को भी नहीं समझा, तो आपके लिए मुश्किल है। तो ये सारी चीजें जो लिखी हैं कि कोई चीज अगर आपके पास आती है तो विद इन कोर्स ऑफ टाइम आप उनसे बात करिए, समझिए और क्या क्या चीजें हैं इनसे रिलेटेड उनको एड्रेस करिए और टाइमली अगर उसको आप समझ लेंगे, मैनेज कर लेंगे तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कॉस्ट पर पेशेंट डे, रेवेन्यू पर बेड, ऑपरेटिंग मार्जिन्स एंड केस मिक्स, ये सब फाइनेंशियल रिव्यूज हैं, ये आपको देखनी होगी कि हमें हर बेड से कितना मिलता है, फिर उसके बाद पर बेड कितना मिलता है, कॉस्ट पर पेशेंट डे कितना आती है, ऑपरेशन मार्जिन्स कितने हैं, किस काम को करने में इतने में हम क्या कर सकते हैं, केस मिक्स इंडेक्स और अलग अलग केस को मिक्स करके उसका एक इंडेक्स बना के इनपुट और आउटपुट हम लोग निकालते हैं, तो उसके हिसाब से उसका असेसमेंट कर सकते हैं। फिर स्टाफ इंडिकेटर्स में एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बड़ी चीज, क्योंकि जो स्टाफ काम कर रहा है अगर वो सेटिस्फाई ही नहीं है तो थोड़े दिन बाद हो सकता है सब कुछ सीख के फिर चला जाएगा। फिर टर्नओवर रेट्स, तो जो स्टाफ है चाहे पेशेंट्स है उनका टर्नओवर रेट्स क्या है, फिर ट्रेनिंग कंप्लीशन रेट्स क्या है और जो उनका ट्रेनिंग जो आपका स्टाफ है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो और कंप्लीशन प्रॉपर हो और उसके हिसाब से फिर आगे रेट्स उसके क्या निकलते हैं, कितने लोग कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं, करा भी तो हमारे पास इसलिए हो रहे हैं कि छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड भी कई सारे स्टाफ से रिलेटेड कई सारे कॉन्सिक्वेंस होते हैं, तो कोशिश एम ये होना चाहिए कि जिन हॉस्पिटल में पेशेंट्स को स्टाफ को हमने लिया है वो हमारे पास लंबे समय तक काम करें, लेकिन उसके लिए जो नया बिगिनर होता है बिगिनर के लिए अलग, बीच का जिसका समय 7-2 साल बीता है उसके लिए अलग, और जो 3 साल से ऊपर काम किया है एक अलग से तीनों स्टेप बनाने चाहिए और उनको उसी हिसाब से मैनेज भी करना चाहिए, रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए और एनकरेज भी करना चाहिए। देखो कोई भी स्टाफ हो, 2 चीज़ उसको अगर टाइम से होता है, अगर उसको प्रॉपरली रिस्पेक्ट मिलती है और टाइमली सैलरी मिलती है और उसको थोड़ा सा इंकरेजमेंट भी देना है जिसको अप्रिशिएशन कहते हैं, तो अगर टाइमली हम अप्रिशिएट भी करते हैं तो कोई आपको जल्दी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अगर छोड़ना भी है तो उसके लिए एग्जिट पॉलिसीज HR पॉलिसीज में एग्जिट पॉलिसी होती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बना के चलिए, उसके हिसाब से चीज़ों को फॉलो करिए, सब चीज़ें स्मूथ लाइन होगा। नेक्स्ट इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजी में लर्न मैनेजमेंट, 6 सिग्मा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये 3 चीजें हैं। पहली चीज एलिमिनेट वेस्ट एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, वेस्ट जितना भी एलिमिनेट वेस्ट और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो काम की नहीं है उसको हटाने का प्रयास करना। नेक्स्ट स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉर एफिशिएंसी, और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करिए, बाहर से पेशेंट आने से लेकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने तक एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऐसे ही होगा स्टैंडर्डाइज वे में, उसके अलावा कोई फालतू चीज। और यही चीज़ स्टाफ की ड्यूटीज से रिलेटेड, जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट से लोग हैं उनसे रिलेटेड, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए अपने अपने सबके प्रोटोकॉल बने हैं, SOPs बने हैं, उसके बेसिस पर ही चलना है, ड्रिफ्ट नहीं है, इसको अश्योर करें। फोकस ऑन वैल्यू फ्रॉम पेशेंट्स पर्सपेक्टिव, इस चीज पे फोकस करें कि पेशेंट के पर्सपेक्टिव पे ही हमें फोकस करना है। फिर एग्जांपल फाइनेंस मेथोडोलॉजी, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, ये सारी चीजें टेक्निकल चीजें हैं। फिर 6 सिग्मा डेटा ड्रिवन अप्रोच टू रिड्यूस वेरिएशंस,
जो जितने भी अगर हम डेटा ड्रिवन अप्रोच करते हैं, कोई भी चीज़ है, अगर कोई चीज़ का डेटा पहले से मेंटेन है, मान लीजिए पेशेंट एडमिशन की बात करते हैं, कोई पेशेंट आया एडमिशन अगर करना है उसका, तो एडमिशन के लिए पहले से एक प्रोफार्मा आपके सिस्टम पे बना हुआ है, आपने सिर्फ उस पर डेटा एंट्री तो करना है। तो और अगर ये चीज़ें नहीं है तो सारा मैनुअल होना चाहिए, तो फिर आपको एक्सेस करने में टाइम लगेगा और उसको हैंडल करने में भी टाइम लगेगा, फिर आगे रिव्यू करने में भी टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें अगर डेटा ड्रिवन होती हैं तो सब चीज़ें स्मूथ लाइन होती है। आपका पूरा इश्यू सेंट्रल लाइन से कनेक्टेड है, सेंट्रल मॉनिटरिंग से कनेक्टेड है, सेंट्रली सारी चीज़ों का रिस्पॉन्स बैक टू इन्फॉर्मेशन जितने भी आपका अथॉरिटीज है उनसे जुड़ा हुआ है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यू जस्ट पुट द बटन एंड यू टॉक टू समवन। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ें इसलिए इसका बेनिफिट होता है। फिर नेक्स्ट इज डीमैक मेथडोलॉजी। ये याद रखिएगा, डीमैक मेथडोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल, डीमैक। नेक्स्ट इस टारगेट में 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल टूल्स फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ये जितनी भी स्टैटिस्टिक्स आपको निकलते हैं वो उस प्रोसेस को इंप्रूवमेंट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट टू क्वालिटी, जिस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो उससे रिलेटेड कमिटमेंट क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। कस्टमर फोकस एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एट ऑल लेवल्स, आपके एम्प्लॉयज को अलग अलग लेवल पे लेकिन इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोसेस सेंटर्ड अप्रोच, और जो प्रोसेस है उसको ही फोकस में करते हुए अप्रोच करना, उससे डेविएट नहीं होगा। नेक्स्ट इज पेशेंट सेफ्टी इनिशिएटिव्स, कोर सेफ्टी, सेफ्टी कल्चर, हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेफ्टी टूल्स। तो ये सारी चीजें, मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन, हैंड हाइजीन, फूड प्रिपरेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, ये कोर सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं जो हर हॉस्पिटल में होती हैं पेशेंट से। दो कॉमन इन्फेक्शन नहीं होगा हेल्थ का। कई सारे एस्पेक्ट हैं, अगर आप उनको सही से करेंगे तो एक नहीं मल्टीपल चीज़ें हैं जो क्रिएट होती हैं हॉस्पिटल कोर्स में मैनेजमेंट पेशेंट के रहते हुए। अगर हम एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। सेफ्टी कल्चर में क्या है? जस्ट कल्चर अप्रोच, ब्लेम फ्री एरर रिपोर्टिंग, किसी को दोषारोपण ना किया जाए अगर रिपोर्टिंग करें, जो चीज़ है उसको मेंशन किया जाए और उसको ठीक कैसे किया जाए उस पर फोकस होना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन, खुली बातचीत होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके विषय में किसी और ने कुछ जाके कह दिया जबकि आपने वो चीज़ कहा ही नहीं, या आपने वो चीज़ की नहीं, वो बैक टू चैनल दूसरा इन्फॉर्मेशन पहुँच गया और वहाँ से एक्शन हो गया। सो 1 to 1 आना चाहिए, चीज़ें सामने आनी चाहिए। लीडरशिप कमिटमेंट, और जो उसको लीड कर रहा है उसका कमिटमेंट होना ही चाहिए। लीडर को ये बोलते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट, टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इफ समथिंग गोज रॉन्ग एंड इफ समथिंग गोज गुड, शेयर इन एवरीवन, ठीक है। एंड सेफ्टी राउंड्स एंड हर्डल्स और मल्टीडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। मल्टीडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन मतलब अलग अलग लेवल पे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका आपस में कोलैबोरेशन सही से हो, ताकि ऑपरेशन वाला मैनेजमेंट से या मैनेजमेंट वाला एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर स्टाफ वाला अपने लेवल के ऊपर के लोगों से, तो एक तरीके से अलग अलग ही चैनल हैं लेकिन बात सबकी हो जाए, इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच जाए और काम सही से हो जाए। ओवरऑल एम यही है ना कि पेशेंट को बेस्ट केयर मिले, सबका एम यही है, जितने लोग हॉस्पिटल में होते हैं सबका फोकस हो, तो इस चीज़ पे सेंटर रखें। नेक्स्ट इज हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, प्री ऑक्यूपेशनल विद फेलियर, रिलक्टेंट टू सिंप्लीफाई, सेंसिटिविटी टू ऑपरेशंस, कमिटमेंट टू रेजिलियंस एंड डिफरेंस टू एक्सपर्टीज। तो ये कुछ हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। नेक्स्ट सेफ्टी टूल्स में इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस एंड सेफ्टी वॉक अराउंड्स, mortality एंड morbidity रिव्यूज एंड नियर मिस रिपोर्टिंग, ये सब सेफ्टी टूल्स है। अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो हमसे जो चूक होनी है या कमियाँ होनी है या गलती होनी है उसमें हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्रेडिटेशन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जितने भी मेजर एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं उसमें JCI, NABH और ISO और कमीशन ऑन एक्रेडिटेशन ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 मेनली हॉस्पिटल से रिलेटेड है, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल आसानी से नहीं मिलता है, NABH मिल जाता है लेकिन उसके लिए भी स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स होते हैं और उसके लिए वो अगर आप
NABH के लिए जाते हैं अप्रूवल के लिए, तो आपको कुछ चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि आपका हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या सर्विसेज होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। वो जब नॉर्म्स आप फुलफिल करेंगे फिर रीअसेसमेंट होता है, अगर उसमें फिर कमी है तो आपको फिर इन्फॉर्म किया जाएगा और फिर उतनी चीज़ों को फिर ठीक करिए, तब जाके आपको फाइनली अप्रूवल मिलता है। ठीक है, उसके बाद टाइम टू टाइम फिर ये रिव्यू भी होता है। इस तरीके से ISO स्टैंडर्ड और कमीशन भी होता है। फिर बेनिफिट्स ऑफ एक्रेडिटेशन, मतलब एक्रेडिटेशन एक तरीके से मान्यता मिल जाना बड़ी संस्था से। तो क्या होता है, इस बात का ये इंडिकेटर होता है कि आपकी जो संस्था है एक स्टैंडर्ड वे में काम करने वाली संस्था है। और हर आदमी चाहता है कि कोई भी जो संस्था जहाँ पे हम जाते हैं वो अगर एक स्टैंडर्डाइज है तो सारी चीज़ के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ एंटर करना है, अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है और बाकी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। आप कभी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स जाएंगे दिल्ली में या अलग प्लेसेस पे, या लखनऊ में भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं, तो आप देखेंगे वंस यू आर बीइंग एंटर्ड इनटू द हॉस्पिटल, बस एक बार आप एंटर होंगे, अपनी कंप्लेंट्स इमरजेंसी में बताएंगे, उसके बाद आपको पेशेंट से कोई लेना देना नहीं, आपको बस वेट करना है, आपको टाइम टू टाइम ब्रीफ किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, फंड्स आप जो जरूरत है वो आप मैनेज करिए, डेली की डेली आपको अपडेशन होगा, बाकी पेशेंट से मिलने देखने सुनने के सब कुछ आपको समय मिलेगा, लेकिन ओवरऑल आपके ऊपर कोई एक तरीके से प्रेशराइज्ड स्टेट नहीं होगा। जस्ट वेट एंड वॉच, व्हेन द थिंग्स विल बी इम्प्रूव्ड यू विल बी इन्फॉर्म्ड, चीज़ें ठीक होंगी आपको समय से बताया जाएगा, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो भी आपको ब्रीफ किया जाएगा। मतलब ये नहीं है कि लिए बोतल लेकर के खून ढूंढने चले गए, एल्बुमिन लेने चले गए, साथ में इंजेक्शन नहीं मिला दूसरे अस्पताल चले गए, ये सब वन प्लेस यू आर गेटिंग एवरीथिंग। MRI कराना, CT कराना, कुछ कराना एक छत के नीचे बैठ ही सब जगह कर, इज इट क्लियर? सो दैट इज अ गुड वन थिंग। तो ये इसके बेनिफिट क्या है, एक्सटर्नल वैलिडेशन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, सिस्टमैटिक अप्रोच टू इंप्रूवमेंट, एनहांस पेशेंट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, ये बड़ी चीज, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट मैंने बताया। फिर नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कॉम्पिटिशन, ऑब्वियस है अगर आपका हॉस्पिटल NABH है तो आप कॉम्पिटिटिवनेस में आगे हैं लोगों से और रिकॉग्नाइज होता है। फिर उसके बाद इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जो होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं, बेहतर होते हैं, एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, और हर हाल में आपको रेगुलेशंस को मानना ही पड़ेगा और उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। तो अगर आप रेगुलेशंस को मानते हैं और कंप्लायंस सही से करते हैं तो ऑब्वियस है आपकी चीज़ें हर हाल में स्टैंडर्डाइज होंगी और क्वालिटी सर्विस मिलेगी। नेक्स्ट की स्टैंडर्ड्स फोकस एरियाज, पेशेंट केयर एंड सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। डेटा ड्रिवन क्वालिटी मैनेजमेंट में डेटा कलेक्शन, की मैट्रिक्स टू ट्रैक, डेटा एनालिसिस टूल्स एंड डैशबोर्ड्स, रिपोर्टिंग और डेटा ड्रिवन कल्चर। अब जो फाइनली चीजें चल रही हैं वो डेटा ड्रिवन ही कल्चर है, क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे करके सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो भी डेटा आपके पास होगा उसी के बेसिस पे तो आगे आप पॉलिसीज और स्टैंडर्डाइजेशन बनाएंगे। ये चीज़ को फॉलो ही करना होगा। ये स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, पेशेंट सर्वे फीडबैक, क्लिनिकल ऑडिट्स, इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, रजिस्ट्री डेटा, जब आप इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे इन बेसिस पे आपको ध्यान देना है। फिर की मैट्रिक्स फॉर टू ट्रैक, प्रोसेस मेजर्स, आउटकम मेजर्स, स्ट्रक्चरल बैलेंसिंग, पेशेंट रिपोर्ट, ये सारे मेजर्स हैं जो आपको अडॉप्ट करने हैं। डेटा एनालिसिस में ये सारी एनालिसिस हैं, ये आपको फॉलो करनी है। और डैशबोर्ड एंड रिपोर्टिंग में रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, आप जब अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हैं तो रियल टाइम में स्टाफ की जो भी परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करें। फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन और ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिटिक्स, एग्जीक्यूटिव स्कोर कार्ड्स बनाएंगे और साथ में डिपार्टमेंट स्पेसिफिक मैट्रिक्स, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग मैट्रिक्स बनती हैं, सारी डेटा एंट्री होती है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं हर पार्ट, और उसके हिसाब से सारा असेसमेंट बाद में होता है। और साथ में डेटा ड्रिवन कल्चर में एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन लेना है तो आपके पास हर चीज़ का सबूत रहेगा, चाहे पेपर पे हो चाहे विजुअल, उसके बेसिस पे फिर आप सामने भी दिखा करके बात कर सकते हैं। फिर कोई एक निर्णय ले तो उसमें बहुत फायदेमंद है। एंड दिस इज क्लिनिकल गवर्नेंस फ्रेमवर्क, डेफिनेशन ऑफ फ्रेमवर्क through which healthcare organizations are accountable for continuously improving the quality of their services and safeguarding high standards of care। तो अगर हम फ्रेमवर्क बना के हेल्थ केयर में काम करते हैं
और कंटिन्यूसली चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं और क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं सर्विसेज के साथ में, तो सेफगार्ड हाई स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करके ही चलेंगे, तभी आप केयर कर पाएंगे। तो 7 पिलर्स ऑफ clinical effectiveness, risk management, patient experience, communication, resource effectiveness, and strategic capacities. One is missing, I hope so. परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, हमेशा याद रखिएगा। रिव्यू परफॉर्मेंस डेटा एंड ट्रेंड्स, अपने परफॉर्मेंस और डेटा को रिव्यू करेंगे। प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन इम्पैक्ट एंड फिजिबिलिटी, जो चीज़ इम्पैक्ट आ रही है उसको भी प्रायोरिटाइज करेंगे और फिजिबिलिटी उसकी किस तरीके से फिजिबिलिटी है उस पर भी ध्यान रखेंगे। साथ में अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो आपके गोल्स हैं उनको अलाइन करेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर के थ्रू इस जगह तक पहुँचना है, तो उन चीज़ों को भी अलाइन करेंगे। फिर फॉर्म इंप्रूवमेंट टीम, मल्टीडिसिप्लिनरी मेंबरशिप होनी चाहिए, डिफाइंड रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज होनी चाहिए और एस्टैब्लिश मीटिंग शेड्यूल। तो ये अगर हम चीज़ें करते हैं तो हम टीम को अपने इंप्रूव कर सकते हैं। भाई मल्टीडिसिप्लिनरी मान लीजिए आप फिजियोथेरेपी के हैं, लेकिन आपको नर्सिंग का भी काम आता है इसी तरीके से, तो कुछ नहीं तो आप सपोर्ट के लिए तो वहाँ अवेलेबल हो सकते हैं। अगर उस समय तक वो स्टाफ नहीं पहुँचा या कोई क्राइसिस आ गई आपके ही डिपार्टमेंट में, तो आप इतने कैपेबल हैं कि आप ही फर्स्ट एड देकर के मैनेज कर सकते हैं या CPR कर सकते हैं। तो मल्टीडिसिप्लिनरी इसलिए रोल होना या उनको वर्किंग आना पेशेंट के भी हित में है और आपके भी हित में है और संस्था के भी हित में है। स्टेप 3, डिफाइन करेंट स्टेट, कलेक्ट बेसलाइन डेटा, मैप करेंट प्रोसेस और आइडेंटिफाई गैप्स एंड बैरियर्स। ये तीनों चीज़ों को करंट स्टेट में मेंटेन करें एंड डेवलप टेस्ट चेंजेस, डिजाइन इंटरवेंशंस। अगर आपको अपने चेंजेस करने हैं, डेवलप करना और टेस्ट चेंजेस करने हैं, तो डिज़ाइन आप जो प्रॉपर उसका इंटरवेंशन डिज़ाइन करिए प्रॉपर, ताकि आप चीज़ों को सही से कर पाए। अगर डिज़ाइन इंटरवेंशन आपके प्रॉपर सही नहीं है तो आपको फिर रिस्पॉन्स भी सही से नहीं मिलेगा। ये बहुत अपर लेवल की चीज़ें हैं कि अगर इन चीज़ों को सच में स्ट्रीमलाइन कर लिया जाए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो बहुत स्मूथ लाइन चलते हैं, वहाँ के किसी भी मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी के ऊपर बहुत स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि चीज़ें स्मूथ लाइन होती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं, सिस्टमैटिक होती हैं। अगर कोई कहीं पे इशू भी रेज होता है तो अगर हम फिजिकली कर सकते हैं ठीक, नहीं तो हमारे पास ऑनलाइन ही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, हम उसको यहीं से फ़ोन पे ही मैनेज कर देंगे या उसको ऑनलाइन ही बात करके मैनेज कर देंगे। इनकेस नहीं रिजोल्यूशन होता है तो हम पर्सनली जाके या अपने पास बुला के उसका बीच का रास्ता निकालेंगे जरूर, ताकि वहाँ पे इश्यूज कोई ना बिगड़े। फिर है लीडरशिप रोल इन क्वालिटी, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्रिएटिंग क्वालिटी कल्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड चेंज मैनेजमेंट और साथ में की लीडरशिप बिहेवियर। ये सारे जो इम्पोर्टेंट रोल है क्वालिटी मैनेजमेंट में लीडरशिप के, कि सेट क्वालिटी विजन एंड स्ट्रेटजी, एलोकेट रिसोर्सेज फॉर इंप्रूवमेंट, फोस्टर कल्चर ऑफ क्वालिटी, रिमूव बैरियर्स टू चेंज, लीड बाय एग्जांपल। फोस्टर क्या होता है सर? चीज़ों को एक तरीके से बढ़ाना, कल्चर को प्रॉपर्ली करना और क्वालिटी को मेंटेन करना। क्वालिटी को मेंटेन करना। इसके साथ साथ रिमूव जितने भी बैरियर्स हैं उनको जो है वो हटाना और लीड बाय एग्जांपल। और लीड जब करें तो उदाहरण दें कि भाई किस तरीके से क्या क्या चीज़ होता है, पिछला क्या कैसे किया। फिर इंश्योर अकाउंटेबिलिटी और साथ में अपनी जो है चीज़ें जवाबदेही उसकी तय करें, खुद की भी जवाबदेही होनी चाहिए, ठीक है। क्रिएटिंग क्वालिटी कल्चर, ये सारे पॉइंट्स हैं। एम्फसाइज पेशेंट सेंटर्ड केयर, एनकरेज इनोवेशन, रिवार्ड क्वालिटी, सपोर्ट स्टाफ, प्रमोट टीम वर्क एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें मेंटेन सर करनी। लोकल हॉस्पिटल्स पे स्टाफ को सपोर्ट नहीं करता। एक्चुअली क्या है, देखिए जो जैसे मॉडरेट लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें अभी ये कल्चर है, लेकिन जहाँ पे अपलिफ्ट और टर्शरी लेवल पे है तो वहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। आपकी अकाउंटेबिलिटी सेट होती है, आपकी ड्यूटी सेट है, काम सेट है, तरीका सेट है, आपको उसी बेसिस पे काम करना है। आप उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई आपके पर्सनल इश्यूज भी हैं तो आप उसको एड्रेस करिए, बताइए, अगर मैनेजेबल है ठीक, नहीं तो फिर रिप्लेस करिए, सीधी सी बात, उसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं दिक्कत करना है। नेक्स्ट इज गवर्नेंस स्ट्रक्चर, रोल ओवरसाइट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी स्ट्रक्चर, मेडिकल स्टाफ इन्वॉल्वमेंट, डिपार्टमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड क्लियर रिपोर्टिंग लाइंस। ये सारी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है। हर एक लेवल पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें मेंशन की जाती है। चेंज मैनेजमेंट में अगर ये सारे इश्यूज हैं तो चीज़ें उनको भी हम लोग असेस करते हैं। फिर की लीडरशिप बिहेवियर क्या होना चाहिए, विजिबल कमिटमेंट होना चाहिए, देख करके, समझ करके, जान करके,
ये नहीं कि खाली इंफॉर्मेशन मिला और उस पर ऐसे नहीं। सर अब बस कर दीजिए। टेक्नोलॉजी इनेबलिंग क्वालिटी में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, क्वालिटी एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म मेंटेन करेंगे और पेशेंट एंगेजमेंट टेक्नोलॉजी को मेंटेन करेंगे। फिर चैलेंजेस में कॉमन बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस, ओवरकमिंग बैरियर्स एंड सक्सेस फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सक्सेस में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ये सारी चीज़ों को हम फॉलो करेंगे और स्टाफ एंगेजमेंट में इन चीज़ों को हम देखेंगे। मेन चीज़ क्या है, ऑपरेशनल एक्सीलेंस पाने के लिए स्टैंडर्डाइज प्रोसेस वेयर एप्रोप्रिएट, अगर हम प्रोसेस स्टैंडर्डाइज करेंगे तो एप्रोप्रिएट होगा। इम्प्लीमेंट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, और इम्प्लीमेंट जो करेंगे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को ही करेंगे जो पिछले एविडेंस है उनके बेसिस पे। फिर मेन एक छोटी सी बात है फ्यूचर ट्रेंड इन हेल्थ केयर क्वालिटी। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये तो सब याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फॉर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, आने वाले समय में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, ये बात आप जान लीजिए। होने लगा है। हाँ, हो ही रहा है और आगे और अभी भी इससे और अपग्रेडेड फॉर्म में होगा। अच्छा। few months or few years. Big data analytics for population health, internet for medical things, blockchain for data security and integrity, virtual augmented, ये सारी चीजें आगे चल करके इस तरीके से फ्यूचरिस्टिक स्टेट में है। वैल्यू बेस्ड केयर में शिफ्ट फ्रॉम वॉल्यूम टू वॉल्यूम, पेमेंट मॉडल्स, टाइप 2 आउटकम्स, पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड केयर डिलीवरी मॉडल्स होंगे। नेक्स्ट पर स्लाइड मेडिसिन में प्रिसाइजन डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट, मतलब एक तरीके से फिक्स यही चीज होना है, इस तरीके का ही काम होना है। जीनोमिक इसका होता है, जीनोमिक मेडिसिन इंटीग्रेशन, तो जीन से संबंधित हमारा जो ट्रीटमेंट से पार्ट रिलेटेड होगा, जो जेनेटिक्स का पार्ट होगा, उसके में भी उसको भी इंटीग्रेट किया गया इसमें। फिर पेशेंट स्पेसिफिक केयर पाथवे और पेशेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक जो केयर के जो रूट्स हैं उनको भी हमें देखना होगा। की टेकअवेज में क्वालिटी इज एवरीवन्स रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉम बोर्ड टू बेडसाइड। क्वालिटी सबके लिए रिस्पांसिबिलिटी होती है, जो लोग बोर्ड में है या जो बेडसाइड है, दोनों के लिए। फिर पेशेंट सेफ्टी इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल क्वालिटी इनिशिएटिव्स। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग लीड्स टू बेटर आउटकम, डेटा ड्रिवन होना चाहिए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। लीडरशिप कमिटमेंट इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल क्वालिटी कल्चर। Technology enables, but people drive quality improvement. Engage patients as partners in quality and safety, and standardization and evidence-based practice improve reliability. ये इतने फैक्टर्स को अगर हम मेंशन करते हैं और उनको एड्रेस करते हैं तो हम बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल दे सकते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू हमें बोलना चाहिए।